नमस्कार। दुनिया भर में आजकल व्यापार को लेकर ना काफी गहमा गहमी है। लोग इसे टैरिफ युद्ध भी कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। आज हम 2025 के आखिर में चल रही इसी उठापटक को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक काफी डिटेल रिपोर्ट है जो बताती है कि भाई कौन से देश इसमें शामिल हैं, ये सब क्यों हो रहा है, हाल में क्या नया हुआ है और हाँ, इसका असर क्या पड़ रहा है। हमारा मकसद है इस पूरे उलझे मामले की क्या कहते हैं, गांठें खोलना। ये टैरिफ क्यों लग रहे हैं, कौन से बड़े कदम उठाए गए हैं और सबसे जरूरी, इसका हम सब पर क्या असर हो रहा है। हो सकता है आपने भी महसूस किया हो कि कुछ चीजें महंगी हो गई हैं या ऑनलाइन मंगाया हुआ सामान देर से आ रहा है। हाँ, ये मुमकिन है। ये सब कहीं ना कहीं इसी कहानी से जुड़ा हो सकता है। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका से। इसी साल अप्रैल 2025 में अमेरिका ने अपने बढ़ते व्यापार घाटे को, मतलब जितना सामान वो बाहर बेचता है उससे कई ज्यादा खरीदता है, उसे एक राष्ट्रीय आपातकाल की तरह देखा। और फिर एक खास कानून है, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट, हाँ, ईपा, उसका इस्तेमाल करके बाहर से आने वाले बहुत सारे सामानों पर भारी टैक्स यानी टैरिफ लगा दिए। इन्हें बड़ा दिलचस्प नाम दिया है, लिबरेशन डे टैरिफ। हाँ, ये ईपा का इस्तेमाल अपने आप में काफी अहमियत रखता है। मतलब ये कानून सरकार को इमरजेंसी में बहुत तेजी से और बड़े पैमाने पर आर्थिक कदम उठाने की ताकत देता है। अच्छा। आमतौर पर व्यापार नीतियां बनाने में संसद या लंबी बातचीत की प्रक्रिया होती है, लेकिन ईपा उसे एक तरह से बाईपास कर देता है। ओहो। ये इसकी ताकत भी है और विवाद की वजह भी, क्योंकि इससे सामान्य जांच पड़ताल और बहस का मौका कम हो जाता है। समझ गई। तो इन शुरुआती कदमों में क्या हुआ कि लगभग हर तरह के आयात पर 10% का एक बेसिक टैरिफ लगा दिया गया। और कुछ खास देशों के लिए, जिन्हें अमेरिका अपना प्रतिस्पर्धी मानता है, उनके लिए और भी ऊंचे पारस्परिक टैरिफ लगाए गए। पारस्परिक, हाँ। यानी अमेरिका का कहना है, अगर आप हमारे सामान पर ज्यादा टैक्स लगाते हैं तो हम भी आपके सामान पर उतना ही लगाएंगे, हिसाब बराबर। सुनने में तो सीधा लगता है, पर असल में बराबरी क्या है ये तय करना बहुत पेचीदा हो सकता है ना। बिल्कुल। और बराबरी की ये बात अक्सर विवाद का मुद्दा बन जाती है। हर देश की अर्थव्यवस्था अलग होती है, उनके उद्योग अलग होते हैं। एक जैसा टैक्स लगाना हमेशा बराबरी नहीं लाता। कभी कभी ये किसी एक पक्ष को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। अच्छा, इन टैरिफ्स के बाद माहौल काफी गर्मा गया, खासकर अमेरिका और चीन के बीच। हाँ, चीन के साथ तो काफी ज्यादा। तनाव इतना बढ़ गया कि बीच बीच में थोड़ी नरमी या कहें कि सीज फायर जैसे दौर भी देखने को मिले। मिसाल के तौर पर अगस्त 2025 में अमेरिका और चीन ने 90 दिनों के लिए एक तरह का समझौता बढ़ाया। वो युद्ध विराम। हाँ, ताकि एक दूसरे पर लगाए गए टैरिफ कुछ कम दरों पर बने रहें। ऐसा खास तौर पर इसलिए किया गया ताकि छुट्टियों के मौसम में सप्लाई चेन पूरी तरह ठप ना हो जाए। यहाँ बात और दिलचस्प हो जाती है। हाँ, ये सीज फायर या युद्ध विराम दिखाते हैं कि दुनिया की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से कितनी जुड़ी हुई है। भले ही देश एक दूसरे पर दबाव डालना चाहें, लेकिन उन्हें ये भी पता है कि सप्लाई चेन को पूरी तरह तोड़ने का खतरा वो भी नहीं उठा सकते। सही बात है। खासकर ऐसे जरूरी मौकों पर जब लोगों की खरीदारी बढ़ जाती है। ये एक तरह का संतुलन साधने की कोशिश है, दबाव भी बना रहे और अर्थव्यवस्था एकदम से बैठ ना जाए। कुछ खास चीजों पर भी निशाना साधा गया है, जैसे स्टील, एल्यूमिनियम, गाड़ियां, तांबा और उससे बनने वाली चीजें, मेटल्स और ऑटो। हाँ, लेकिन एक और बड़ा बदलाव हुआ है जो शायद ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों ने महसूस किया हो। ये है डी मिनिमस नियम में बदलाव। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहले क्या होता था कि विदेश से आने वाले छोटे सस्ते पैकेट करीब $800 या उससे कम कीमत के बिना किसी कस्टम ड्यूटी या टैक्स के अमेरिका में आ जाते थे। जी, एक तरह की छूट थी। अब अमेरिका ने ये छूट लगभग खत्म कर दी है या बहुत कम कर दी है। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए, डी मिनिमिस एक तरह की छूट थी, जैसे विदेश से आने वाले छोटे सस्ते तोहफे पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगती थी। अब अमेरिका ने $800 तक की ये छूट लगभग खत्म कर दी है। तो इसका सीधा असर ई कॉमर्स कंपनियों पर पड़ा होगा, जैसे वो शीन और टीमू। हाँ, बिल्कुल। खासकर शीन और टीमू जैसी कंपनियों पर, जो रोजाना लाखों ऐसे छोटे छोटे पैकेट दुनिया भर से अमेरिका भेजती थी। लेकिन असर सिर्फ कंपनियों पर नहीं है। हाँ, मतलब अब छोटी छोटी चीजें मंगाना भी महंगा और ज्यादा झंझट वाला हो गया होगा। सही पकड़ा। अब हर छोटी चीज पर भी कागजात और टैक्स का काम बढ़ गया है। इससे ना सिर्फ सामान महंगा हो रहा है, बल्कि कस्टम से क्लियर होने में ज्यादा वक्त भी लग रहा है। ओहो। और जो लोग ऑनलाइन बाहर से कुछ मंगवाते थे, उन्हें अब ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है और इंतजार भी ज्यादा करना पड़ रहा है।
और छोटे विक्रेताओं का क्या, जो बाहर से माल मंगवाकर बेचते थे? उनके लिए भी मुश्किलें बढ़ गई हैं, उनकी लागत बढ़ गई है। अमेरिका ने सिर्फ दूर के देशों पर ही नहीं, अपने पड़ोसियों कनाडा और मेक्सिको से आने वाले सामान पर भी करीब करीब सभी चीजों पर टैरिफ लगा दिए हैं। हाँ, ये भी एक बड़ा डेवलपमेंट है। हालांकि उनके बीच एक व्यापार समझौता है, USMCA, यूएस मेक्सिको कनाडा समझौता। हाँ, जिसके तहत कुछ चीजों पर छूट है, लेकिन ज्यादातर आयात पर असर पड़ा है या पड़ने वाला है। और जाहिर है, जब एक देश टैरिफ लगाता है तो दूसरे देश भी चुप नहीं बैठते। जवाबी कार्रवाई शुरू हो चुकी है या उसकी धमकियां दी जा रही हैं। बिल्कुल। और ये जवाबी कार्रवाई का सिलसिला ही है जो ट्रेड वॉर को और बढ़ाता है। दिलचस्प बात यह है कि मेक्सिको ने भी शायद अमेरिकी दबाव में आकर हाँ, उन देशों से आने वाले कई सामानों पर टैरिफ बढ़ा दिए हैं जिनके साथ उसका कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। और इसका निशाना खासतौर पे चीन से आने वाला सामान लग रहा है। अच्छा। ये दिखाता है कि कैसे एक बड़ा देश अपने पड़ोसियों पर भी दूसरे देशों के साथ व्यापार सीमित करने का दबाव डाल सकता है। एक और चीज सुनने में आ रही है, सेकेंडरी टैरिफ। ये क्या भला है? हाँ, ये थोड़ा और पेचीदा मामला है। सेकेंडरी टैरिफ का मतलब है कि कोई देश किसी दूसरे देश को इसलिए सजा दे रहा है क्योंकि वो किसी तीसरे देश के साथ व्यापार कर रहा है जिससे पहले वाले देश की नहीं बनती। मतलब उदाहरण दे सकते हैं? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपकी लड़ाई सी से है। आपका दोस्त बी अगर सी से बात करता है तो आप अपने दोस्त बी पर भी कोई पाबंदी लगा दें। ये होते हैं सेकेंडरी टैरिफ। अरे बाप रे, ये तो रिश्तों को और उलझा देगा। हाँ, बिल्कुल। मिसाल के तौर पर अमेरिका ने एक आदेश जारी किया है कि जो देश वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे उनके सामान पर अमेरिका 25% टैरिफ लगाएगा। ओहो। इसी तरह भारत को भी रूस के साथ अपने व्यापार और खासकर ऊर्जा संबंधों की वजह से ऐसे सेकेंडरी टैरिफ का सामना करना पड़ा है। अच्छा, भारत पर भी असर हुआ है? जी हाँ, ये दिखाता है कि व्यापार नीतियां अब सिर्फ दो देशों के बीच की बात नहीं रह गई हैं। ये एक जटिल जाल बन गई हैं जहां एक देश के साथ आपके रिश्ते दूसरे कई देशों के साथ आपके व्यापार पर असर डाल सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि क्या अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियम इतने बदल गए हैं? तो सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका ये सब कर क्यों रहा है? उनकी तरफ से क्या वजहें बताई जा रही हैं? देखिए, अमेरिकी सरकार के कई तर्क हैं। पहला, वो कहते हैं कि उनका व्यापार घाटा बहुत ज्यादा है जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। हाँ, ये तो काफी समय से मुद्दा रहा है। बिल्कुल। दूसरा, उनका कहना है कि कई देश अमेरिकी सामान पर ज्यादा टैरिफ लगाते हैं जबकि अमेरिका उनके सामान पर कम लगाता था, तो इसे बराबर करना जरूरी है। वही पारस्परिक वाली बात। अच्छा, लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने की कोशिश। हाँ, एक तरह से। तीसरा, वो ये भी कहते हैं कि कुछ देशों से आने वाला सामान जैसे सस्ता स्टील या एल्यूमिनियम अमेरिका के अपने उद्योगों को नुकसान पहुंचा रहा है या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे उनका कहना है कि कुछ जरूरी सामानों के लिए सिर्फ एक देश पर निर्भर रहना ठीक नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? असल में वो इसे एक तरह से मैदान को बराबर करने की कोशिश के तौर पर पेश कर रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ यही वजह है या पर्दे के पीछे कुछ और भी चल रहा है? मतलब कुछ राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। इसके पीछे और भी कई परतें हैं। सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि दुनिया की सियासत और अपनी धाक जमाने की बातें भी शामिल हैं। जैसे कुछ जरूरी चीजों के लिए दूसरे देशों खासकर चीन पर निर्भरता कम करना। आत्मनिर्भरता। कुछ वैसा ही। अपने देश में चीजें बनाने यानी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। और जाहिर तौर पर चीन के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को रोकना भी एक बड़ा मकसद लगता है। एक और कानूनी वजह जो खास तौर पर चीन से आने वाले कुछ सामानों पर टैरिफ लगाने के लिए इस्तेमाल की गई है, वो है फेंटानिल जैसे खतरनाक नशीले पदार्थों की तस्करी रोकना। ओह, ये तो गंभीर बात है। जी हाँ, जिसे अमेरिका एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा मानता है। यहाँ जो दिलचस्प है वो ये है कि कैसे व्यापार नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताएं और दुनिया में अपना दबदबा बनाने के लक्ष्य ये सब एक साथ मिल गए हैं और एक दूसरे को हवा दे रहे हैं। चलिए अब हाल की कुछ खास घटनाओं पर नजर डालते हैं जिनसे ये पूरी तस्वीर और साफ होगी। ब्रिटेन, जो अमेरिका का करीबी सहयोगी माना जाता है, हाँ, यूके, वो कोशिश कर रहा था कि अमेरिका उनके स्टील पर कोई टैरिफ ना लगाए, मतलब 0% टैरिफ। लेकिन ये बातचीत रुक गई। अब ब्रिटेन कम से कम ये गारंटी मांग रहा है कि टैरिफ 25% से ज्यादा ना बढ़े। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि ये टैरिफ युद्ध सिर्फ विरोधियों के बीच नहीं है बल्कि करीबी दोस्तों और सहयोगियों के रिश्तों में भी तनाव पैदा कर रहा है। हाँ, ये तो है। पहले से चले आ रहे व्यापारिक संबंध भी अब दबाव में हैं, भरोसे पर असर पड़ रहा है। और मेक्सिको वाला मामला भी है।
आपने बताया था कि अमेरिका के दबाव के बाद मेक्सिको अब चीन से आने वाली कारों और दूसरे कई सामानों पर टैरिफ बढ़ाकर 50% तक कर रहा है। जी हाँ, 50%? ये करीब 1400 चीजों को कवर करने वाले एक बड़े टैरिफ बिल का हिस्सा है। बाप रे। हाँ, ये सीधा उदाहरण है कि कैसे अमेरिका अपने व्यापारिक समझौतों जैसे USMCA का इस्तेमाल करके मेक्सिको पर दबाव बना रहा है कि वो चीन से दूरी बनाए, या कम से कम चीनी सामान को अपने रास्ते अमेरिका आने से रोके। बिल्कुल। उसे ट्रांसशिपमेंट रोकना कहते हैं, यानी चीन का माल मेक्सिको आकर फिर वहां से अमेरिका ना चला जाए। और आम लोगों पर असर का एक सीधा उदाहरण स्विट्जरलैंड की घड़ी बनाने वाली कंपनी स्वैच से आया है। हाँ, स्वच्छ है। उन्होंने कहा है कि स्विस सामान पर 39% टैरिफ लगने की वजह से उन्हें अमेरिका में अपनी घड़ियों की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। ये तो साफ इशारा है कि बोझ आखिर में खरीदार पर ही आएगा। बिल्कुल। ये तीनों उदाहरण ब्रिटेन, मेक्सिको, स्विच दिखाते हैं कि जो बड़ी बड़ी बातें हमने की, सहयोगियों पर असर, पड़ोसी देशों पर दबाव और ग्राहकों पर बोझ, वो असलियत में कैसे सामने आ रही हैं। डी मिनिमस नियम बदलने से कंपनियों में उथल पुथल मची हुई है। वो हिसाब लगा रही हैं कि माल कहाँ से मंगवाएं, लागत कैसे कम करें या कीमतें कितनी बढ़ाएं। तो क्या वो चीन के बाहर से माल मंगवाने की सोच रही होंगी? हो सकता है, या उन्हें उत्पादन कहीं और ले जाना पड़ेगा। ये सब सवाल उनके सामने हैं। और साथ ही अमेरिका, मेक्सिको, कनाडा के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ रहा है। वो USMCA समझौता? हाँ, जो USMCA समझौता कुछ साल पहले ही हुआ था, अब उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो इन नए दबावों को झेल पाएगा या उसमें भी बदलाव करने पड़ेंगे। तो अब बात करते हैं इसके असर और खतरों की। आम लोगों के लिए सबसे सीधा असर तो यही है कि चीज़ें महंगी हो सकती हैं, खासकर वो चीज़ें जो हमारे देश में नहीं बनती हैं, जिनके बहुत कम विकल्प मौजूद हैं। हाँ, ये सबसे पहला और सीधा असर है। और कंपनियों का क्या? खासकर वो जो दुनिया भर से पुर्जे या कच्चा माल मंगवाती हैं। उनके लिए तो दोहरी मार है। एक तो सप्लाई चेन में रुकावटें आ रही हैं, माल आने में देरी हो रही है, कस्टम में अटक रहा है। दूसरा, लागत बढ़ गई है, टैरिफ का पैसा उन्हें भरना पड़ रहा है। अब उनके पास दो ही रास्ते हैं, या तो ये बढ़ी हुई लागत खुद झेलें, जिससे उनका मुनाफा कम होगा, या फिर ग्राहकों पर डाल दें। हाँ, या फिर इसे ग्राहकों पर डाल दें, यानी चीजें महंगी कर दें। कई मामलों में दोनों का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। छोटे कारोबारियों के लिए ये और भी मुश्किल है। और क्या बड़े खतरे हैं इस सबसे? मतलब सिर्फ महंगाई और सप्लाई चेन से आगे? हाँ, सिर्फ महंगाई और सप्लाई चेन की दिक्कतें ही नहीं, बल्कि इससे भी बड़े पूरी व्यवस्था से जुड़े खतरे हैं। पहला तो यही कि जिन देशों पर अमेरिका ने टैरिफ लगाए हैं, वो भी जवाबी कार्रवाई दे रहे हैं। जवाबी कार्रवाई? हाँ, अपने टैरिफ लगाकर या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कानूनी केस करके या अमेरिकी सामान का बहिष्कार करके। इससे ये ट्रेड वॉर और भड़क सकता है। एक ऐसा चक्कर शुरू हो सकता है जिसे रोकना मुश्किल हो जाए। यानी एक तरह की जैसे को तैसा वाली स्थिति। बिल्कुल। और इससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक अनिश्चितता का माहौल बन रहा है। अनिश्चितता कैसे? जब कंपनियों को ये नहीं पता होता कि कल कौन सा नया टैरिफ लग जाएगा या कौन सा नियम बदल जाएगा, तो वो बड़े निवेश करने से कतराती हैं। हाँ, ये तो स्वाभाविक है। शेयर बाजारों में उतार चढ़ाव बढ़ जाता है। जैसा कि कुछ रिपोर्टें बता भी रही हैं कि टैरिफ की घोषणाओं के बाद बाजार में अस्थिरता आई है। ये सब मिलकर आर्थिक विकास की रफ्तार को धीमा कर सकता है। और क्या अमेरिका में इन कदमों को कोई चुनौती नहीं मिल रही? मतलब कानूनी तौर पे? मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। अमेरिका की अपनी अदालतों में भी इन टैरिफ्स को लेकर कानूनी चुनौतियां दी जा रही हैं। कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या राष्ट्रपति ने IEPA जैसे इमरजेंसी कानून का इस्तेमाल करके अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है? अच्छा, मतलब अधिकार क्षेत्र का सवाल। हाँ, क्या व्यापार जैसे मामलों में इतनी बड़ी कार्रवाई करने का अधिकार उनके पास है या ये संसद का काम है? इन मुकदमों के जो भी नतीजे आएंगे, उनका अमेरिका की भविष्य की व्यापार नीति पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें, तो ये सब न सिर्फ कुछ खास चीजों के व्यापार को प्रभावित कर रहा है, बल्कि ये उस पूरी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है जो पिछले कई दशकों से चली आ रही थी। जिसके कुछ नियम कायदे थे। जी हाँ, जिसके कुछ तय नियम कायदे थे। अब ऐसा लग रहा है कि वो नियम बदल रहे हैं या शायद टूट रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये टैरिफ, जवाबी टैरिफ, राजनीतिक मकासद और आर्थिक नतीजों का एक बहुत ही उलझा हुआ जाल है। बिल्कुल। ये सिर्फ सरकारों के बीच की लड़ाई नहीं है, इसका असर कंपनियों से होते हुए आम लोगों की जेब तक पहुंच रहा है, चाहे वो सामान की बढ़ी हुई कीमतों के रूप में हो या फिर नौकरियों पर पड़ने वाले असर के तौर पर। बिल्कुल। और इस पूरी स्थिति को देखते हुए एक सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि ये जो व्यापार युद्ध हम देख रहे हैं, क्या ये सिर्फ एक अस्थायी दौर है, एक उथल पुथल जो कुछ समय बाद शांत हो जाएगी, या ये कुछ बड़ा बदलाव ला रहा है? हाँ, या फिर ये दुनिया की सप्लाई चेन
और देशों के आपसी रिश्तों में लंबे समय तक चलने वाले बुनियादी बदलाव ला रहे हैं। क्या हम वाकई एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर देश अपने पड़ोसियों या राजनीतिक दोस्तों के साथ ही ज्यादा व्यापार करना पसंद करेंगे, जैसे क्षेत्रीयकरण या फ्रेंड शोरिंग कहा जा रहा है? ये सोचने वाली बात है। और अगर ऐसा है तो आने वाले सालों में कंपनियों और हम जैसे आम उपभोक्ताओं को किस तरह के बदलावों के लिए तैयार रहना होगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पे सोचते रहने और आगे नजर बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि इनके जवाब हमारे आने वाले कल पर गहरा असर डालेंगे।